आज की कहानी में एक खास बात छुपी है। आप सभी इसे ध्यान से सुनना। यह जीवन कर्म से चलता है और हम इंसानों को अपने सभी कर्मों का फल इसी जन्म में मिलता है। अच्छा किया तो अच्छा फल मिलेगा। अगर मानवता को शर्मसार कर देने वाला बुरा कर्म किया तो उसका फल वही होगा जो रघु और कालिया को मिलने जा रहा है। तुझे बोला था ना मैंने कालिया, 10 रुपए का चकड़ा और ले ले, पर नहीं, तू सुनता कहाँ है मेरी। अरे हो गई ना गलती यार, 2 घूंट बचे हैं, खत्म कर जल्दी से, घर भी जाना है। अरे पर जाएंगे कैसे? कोई बस आएगी तो जाएंगे ना। ये ले, ये तो खत्म हो गई। क्या सुर में आवाज आई है। आ जाओ भाई, आ जाओ, आखिरी बस है। ओ मामा आगे बढ़ा, हमें सांता क्रूज नहीं धारावी जाना है, चल फुट। अरे क्या चल फुट बोलते हो बाबा, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। मैंने आज ही धारावी में खोली ली है रहमान भाई के यहाँ, और ये मेरी राम प्यारी बस भी आज रात मेरे साथ धारावी में ही रहेगी। आ जाओ। अरे इतना क्या सोचते हो, अच्छा वक्त है तुम दोनों का, आओ बैठो। लगता है आज भगवान ने हमारी किस्मत बड़ी जोरदार लिखी है, फुल इज्जत निकल रही है दिल से। चल कालिया आजा। ठीक है चल। जब कंडक्टर राजी तो क्या करेगा रघु और कालिया पाजी। रात के 1 बजे अपने इलाके की बस मिल जाना रघु और कालिया को किस्मत की बात लग रही थी, लेकिन वो नहीं जानते थे कि वो बस और कंडक्टर उनके लिए न्याय का वो दंड लेकर आए हैं जो कभी भी उन पर कहर बनकर टूट पड़ेगा। दंड भी विचित्र और दंड देने वाले भी सोच से परे। अबे ऐसा क्या देख रहा है, टिकट फाड़ना चाहता है हमारी? अगर खुद को फटे हाल देखना चाहता है तो कोशिश करके देख ले। तुम्हारी तो परमानेंट टिकट कट चुकी है, अब तुम्हें किसी टिकट की जरूरत नहीं। अरे मेरा मतलब है कि हम सब तो अब एक ही इलाके के हैं, तो अब तो तुम दोनों स्टाफ के हो है ना, और स्टाफ का टिकट कहाँ कोई काटता है। अच्छा, जो तूने पूरी बात जल्दी समझा दी, वरना ये रामपुरी घुसता तेरे पेट में, निकलता सीना फाड़ के। ठीक वैसे ही ना, जैसे आज से 10 साल पहले तुमने एक मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करके उसे मारा था, जब ये बस एक्सेल टूटने की वजह से आर्य कॉलोनी में खड़ी थी। जिस्म की भूख तो मिट गई यार, अब इस जूठे बर्तन का क्या करें यार। जिंदा छोड़ दिया तो ये पुलिस को सब बक देगी, मार देते हैं, यही सही रहेगा, मार डाल। उस वक्त मैं भी इसी बस में था, मैंने सब देखा था, लेकिन कुछ भी कहने से डर गया था। ऊपर से उस लड़की का खून। मैंने यह बात किसी को नहीं बताई, लेकिन क्या? ये बात सीने में दबा देने से मैं बेचैन हो गया। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे, मेरा जीना मुश्किल हो रहा था, और दिन कुछ न कर पाने की गिल्ट के चलते मैंने इस बस में आत्महत्या कर ली। बस उसी दिन से मैं, ये बस और वो लड़की तुम्हारा इसी बस स्टॉप पर इंतजार कर रहे थे जहां से तुमने उसे उठाया था। भगवान का लाख लाख शुक्र है, आज वो इंतजार खत्म हुआ। अबे ओ रामगोपाल वर्मा, ये क्या तू यहाँ हॉरर फिल्म बना रहा है? बोल तो ऐसा रहा है जैसे भूत हो तुम दोनों। कोई शक? देखो देखो भूत काका, हमें छोड़ दो, हमको मत मारो, हमसे गलती हो गई। आगे से ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा। भविष्य में तुम क्या गलती करोगे, ये सजा उसकी नहीं है।
ये सजा उस कर्म का फल है जो तुम कर चुके हो। रघु और कालिया को तो उनके किए की सजा मिल गई, लेकिन ऐसी ही कोई गलती करने के लिए अगर आपका दिल भी मचल रहा है तो आर्य कॉलोनी टू सांता क्रूज बस में आपका भी स्वागत है। सदियों से एक कहावत हम आए दिन सुनते आए हैं कि इंसान जो बोता है वही काटता है। इस बात का मतलब यह है कि कर्मा घूम फिर कर वापस आता है और हर बुरे कर्म का मूलधन और ब्याज सब वसूल लेता है। सालों से दिल्ली में रहने वाले अभय को बेंगलोर की एक आईटी कंपनी ने मैनेजर पोस्ट नौकरी पर रखा है। उसी सिलसिले में अभय अपने परिवार के साथ दिल्ली से बेंगलोर शिफ्ट हो रहा है, लेकिन वो नहीं जानते कि इनके परिवार का कर्मा इनसे सवाल जवाब करने वाला है, जहां होगा मौत का खूनी खेल। शीला, ध्यान से अलार्म लगा लेना, कहीं ऐसा ना हो हम सोते रहें और स्टेशन छूट जाए। डोंट वरी पापा, आपकी बेटी ने आपका ये काम आधे घंटे पहले ही कर दिया है। पूरे 4 अलार्म लगाए हैं। थैंक यू बेटा, एक तू ही है जो हर काम सही करती है। तेरी माँ के ऊपर कोई काम छोड़ दो तो समझो गई भैंस पानी में। कुछ ज्यादा नहीं हो गया अभय? गुड नाइट। पानी है क्या? कौन है भाई? अभय, क्या हुआ? पापा, आप ठीक हैं? खून 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 खून। पापा, पापा आंखें खोलिए पापा, क्या हुआ? अभय, कैसा खून? खून खून। अभय, होश में आओ। अभय! शीला, आकृति, वो यहाँ एक लड़की थी, उसने उसने खून खून की उल्टी की मेरे ऊपर। खून की उल्टी? मगर यहाँ तो कोई नहीं है। लगता है भाई साहब ने कोई बुरा सपना देख लिया है। पानी पिलाइए इन्हें। हाँ हाँ, लीजिए, पानी लीजिए। बहुत 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 डरावना सपना था। सपनों का क्या है साहब, कभी हंसाते हैं तो कभी डराते हैं। तुम कौन हो? मेरा नाम काल है, अगला ही स्टेशन है मेरा, अरसिरकेरे जंक्शन। कुछ लोगों से मिलना है वहां। वैसे आप कहाँ उतरने वाले हैं? हम तुमाकुरु उतरने वाले हैं। मेरे स्टेशन से अगला स्टेशन ही है, लेकिन संभल कर, वहां एक चुड़ैल भूत का साया है। किसी ने भी कुछ गलत किया होता है तो वो उसको छोड़ती नहीं है। हमें डरने की कोई जरूरत नहीं। हमने कभी किसी का गलत नहीं किया है। मेरा स्टेशन आ गया, जल्दी मिलते हैं। यह आदमी बहुत अजीब सा लग रहा था मुझे। अजनबियों की बातें अजीब लगना आम बात है पापा। तो हो जाए हाई फाई। अभय और उसका परिवार अपनी हंसी में बुरे सपने को पल भर में भूल गया, लेकिन अभय के माथे पर चिंता की लकीरें जरूर नजर आने लगी थीं। मगर अपनी चिंता से ज्यादा अभी ध्यान उस स्टेशन पर देना था जहां उन्हें उतरना था। तुमाकुरु स्टेशन आते ही तीनों उतर गए। उस स्टेशन पर उतरने वाले वही 3 लोग थे। उनके उतरते ही ट्रेन आगे बढ़ गई
तीनों अब स्टेशन से चलने ही वाले थे कि तभी आकृति की नजर स्टेशन के एक कोने में जल बुझ रही लाइट पर अटक गई, जहां लाइट बुझते ही उसे सफेद कपड़े पहने लड़की दिखाई दे रही थी। उसे देखते हुए आकृति को ट्रेन में मिलने वाले अजनबी काल की बात याद आ गई। वहां एक चुड़ैल भूत का साया आए दिन देखने को मिलता है। अगर किसी ने कुछ गलत किया होता है तो वो उसको छोड़ती नहीं है। पापा, पापा देखो उधर कोई है। कहाँ बेटा? उधर पापा, देखिए ना, वो वही तो खड़ी है। चली जाओ यहाँ से, चली जाओ, मेरे पास मत आओ पापा, मेरे पास मत आओ। आकृति सुनो, रुको आकृति। आकृति, आकृति क्या हुआ तुम्हें? रुको। छोड़ दो मुझे, प्लीज छोड़ दो मुझे, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? छोड़ दो मुझे। पापा, हे भगवान, आकृति हवा में, अभय, कहीं कहीं इसके पीछे स्टेशन का चुड़ैल भूत वाला साया तो नहीं? शीला की बात सुनकर अभय सकते में था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। शीला को अपने सवाल से ज्यादा इंटरेस्ट अपनी बेटी में था, इसलिए अभय के जवाब से पहले ही वो वापस आकृति को बचाने दौड़ पड़ी। आकृति, आकृति। तभी वहां से एक और ट्रेन गुजरती है। उस ट्रेन के दरवाजे पर काल खड़ा है। अभय उसे जाता देखता है। काल मुस्कुरा उठता है। यह सब देखकर अभय की सांसें फूल जाती हैं। वो शीला के पीछे दौड़ता है। शीला, शीला रुको। कौन हो तुम और मेरे साथ ये सब क्यों कर रही हो? प्लीज, तुम जो भी हो, मेरी बेटी को छोड़ दो। तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? प्लीज, प्लीज छोड़ दो मेरी बेटी को। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी बेटी को छोड़ दूं, तो सच बोल। कैसा सच? मेरा सच। आरती? चलो याद तो आई। अब सच बता, वरना तेरी बेटी गई। नहीं नहीं नहीं, मेरी बेटी को कुछ मत करना। अभय, ये जो पूछ रही है इसे बता दो प्लीज, वरना हमारी बेटी, प्लीज बता दो अभय। आज से 25 साल पहले इसी स्टेशन से 5 किलोमीटर दूर पर एक कंपनी खुली थी। उसी कंपनी में आरती को बहुत अच्छी जॉब मिली थी। मुझे लगा अगर ये जॉब करने लगेगी तो मुझसे दूर हो जाएगी। आरती, प्लीज सुनो तो, क्यों करनी है तुम्हें ये जॉब यार? मैं हूं ना काम करने के लिए। छोड़ दो इस जॉब को और वापस चलो मेरे साथ। अभय प्लीज, तुम चले जाओ यहाँ से। और ये जॉब मुझे अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए करनी है, तुम्हारे लिए नहीं। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, हम सिर्फ दोस्त हैं। इसलिए प्लीज मेरा पीछा करना बंद करो और ये शादी का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो प्लीज। अगर तू मेरी नहीं हो सकती तो तू भी अपने मन की नहीं कर सकती। बचाओ, बचाओ, बचाओ। मैंने आरती को एसिड डालकर मार दिया, मगर मेरी किस्मत अच्छी थी। मैं पुलिस से बच गया और एक दिन में ये शहर छोड़कर दिल्ली शिफ्ट हो गया। लेकिन ये जगह मुझे फिर वही खींच लाई। मुझे माफ कर दो आरती, मुझे माफ कर दो। माफ किया? तुमने तो इसे माफ कर दिया आरती, लेकिन हम इन्हें माफ नहीं कर सकते। चलो बेटा। शीला, आकृति, प्लीज मेरी बात तो सुनो। शीला। लेकिन शीला और आकृति अभय की बात नहीं सुनते। तभी ऑपोजिट डायरेक्शन से एक ट्रेन आती है। जो काल अभय की बोगी में था,
जो एक दूसरी ट्रेन के दरवाजे पर भी था। वही काल इस ट्रेन के इंजन में इंजन ड्राइवर के बाजू में खड़ा था। अभय ने अपनी ओर आती ट्रेन की ओर देखा और अपनी गिल्ट से हमेशा हमेशा के लिए पीछा छुड़ाने के लिए उसके सामने खड़ा हो गया और काल की ट्रेन उसे साथ ले गई। मुझे माफ कर देना प्लीज। इंसान चाहे जो कर ले, बुरे काम का नतीजा एक न एक दिन उसे भुगतना ही पड़ता है। अगर आपको लगता है कि आप चोरी छुपे गलत काम करके बच जाएंगे तो आप गलत सोचते हैं। काल हमेशा से हमारे साथ चलता है। प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने वालों को प्रकृति कभी माफ नहीं करती। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। एक आदमी ने प्रकृति का संतुलन बिगाड़ने की कोशिश की, पर वो वैसा कर नहीं पाया। उल्टा उसे ही ऐसी सजा मिली कि उसके बाद कोई भी आदमी ऐसा करने की सोचेगा भी नहीं। शमशेर अपनी छत पर खड़ा होकर आसमान में अपनी बंदूक से किसी पर निशाना लगा रहा था। अचानक उसे कुछ दिखा और उसने जोर से एक गोली फायर की। वो गोली सीधी जाकर उड़ती हुई चिड़िया को लगी और वो नीचे गिरकर मर गई। मंगो, उस चिड़िया को उठाओ, मैं दूसरी गिराता हूं। मंगू शमशेर का वफादार नौकर था। शिकार उठाकर घर में लाने के लिए शमशेर ने इसे काम पर रखा था। मंगू ने वो मरी हुई चिड़िया उठाई और एक बक्से में रख दी। उसके बाद शमशेर ने 3 और गोलियां मारकर 3 चिड़ियों को जान से मार दिया। मंगू, उन तीनों को भी अंदर ले आओ। आज तो शिकार करने में मजा ही आ गया। आज बहुत अलग तरह के पंछी मिले, घर की तो रौनक बढ़ जाएगी। मंगू चारों चिड़ियों को घर के अंदर ले आया। शमशेर भी ऊपर से नीचे आकर उन चिड़ियों को देखने लगा। मंगू एक आज्ञाकारी नौकर की तरह शमशेर की सारी बातें मानता था। वो तुरंत अंदर चला गया। इतने में शमशेर की बीवी रानी बाहर आई। ओ रानी, आओ आओ, आज के शिकार देखकर तुम बहुत खुश हो जाओगी। आज मुझे 2 नई जाति के पंछी मिले हैं। शमशेर, तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है कि तुम्हारा इन पंछियों को मारना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, फिर भी तुम क्यों इन मासूमों की जान लेते हो? रानी, अब ज्यादा इमोशनल होने की कोई जरूरत नहीं है। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। और इतने पंछी हैं इस दुनिया में, अगर मैं 2-4 को रोज मार दूंगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा? फर्क पड़ता है, उनमें भी जान होती है। वो भी हमारी तरह सांस लेते हैं, खाते हैं, पीते हैं, पर तुम ये सब नहीं समझोगे। देखो, अब तुम कुछ ज्यादा ही कर रही हो। मैं कुछ गलत नहीं कर रहा। और एक बात कान खोल के सुन लो, ये पंछी बेचने के धंधे की वजह से ही हम इतनी दौलत कमा पाए हैं, वरना आज भी गरीबी में सड़ रहे होते हम। तुम्हें समझाना बेकार है, क्योंकि पैसों की लालच ने तुम्हें अंधा कर दिया है। मुझे तुमसे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, पर याद रखना, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। एक दिन सब भुगतना होगा तुम्हें। मैं किसी से नहीं डरता और कोई मेरा कुछ बुरा नहीं कर सकता। बस तुम अपना मुंह बंद रखो। रानी गुस्से में वहां से चली गई और मंगू वहां आ गया। क्या हुआ? चिड़िया को रख दिया? जी मालिक। ठीक है, कल और नए पंछी मारेंगे और ज्यादा मारेंगे। देखता हूँ कौन रोकता है मुझे। अगले दिन सुबह शमशेर फिर पंछियों को मारने निकल पड़ा। इस वक्त पंछी खाना ढूंढने के लिए अपने पेड़ों से बाहर निकलते हैं। हमें उसी वक्त उन्हें मारना है। अब जा, नीचे खड़ा रहे। मैं ऊपर जाकर एक को नीचे गिराता हूँ। तुम ध्यान रखना कि कौन सा पंछी कहाँ गिर रहा है। मंगू। जी मालिक। शमशेर ने छत पर जाकर पंछियों को मारना शुरू किया। जैसे जैसे वो पंछियों को मारता, मंगू उन्हें उठाकर बक्से में रख देता था। ये सब रानी नीचे खड़ी होकर देख रही थी। उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद शमशेर रुका। आज उसने पूरे 10 पंछी मारे थे, इसलिए वो बहुत खुश था। वाह मंगू वाह, आज तो कमाल ही हो गया। पूरे 10 पंछी मारे आज। मालिक, क्या इन्हें अंदर रख दूं? हाँ, रख दे, अच्छे से रखना। जी मालिक। मंगू
उन पंछियों को लेकर अंदर चला गया। इतने में शमशेर को किसी का फोन आया। हेलो, हाँ बोलिए सर। बहुत दिन हो गए, तुमने नया माल नहीं भेजा, धंधा बंद कर दिया क्या? अरे नहीं सर, कैसी बात करते हैं, हा? आज ही नया माल इकट्ठा किया है। आप आकर देखिए और जो पसंद हो ले जाइए। ठीक है, आज शाम को आता हूँ, माल तैयार रखना। जी जी सर, आइए आइए। शमशेर ने जल्दी से फोन कट कर दिया। मंगू, ओ मंगू, अरे इधर आ, इधर जल्दी इधर आ। मंगू भागता हुआ आया। जी मालिक। सुन, आज शाम को नील सर इन पंछियों को देखने आ रहे हैं। अगर इन्हें पसंद आ गए तो मजा आ जाएगा। सबको अच्छी तरह से सजा के रखा है ना? हाँ मालिक। बहुत अच्छे। शाम को नील पंछियों का सौदा करने आया। शमशेर उसे उस रूम में ले गया जहां वो पंछियों को रखता था। पर जैसे ही वो रूम में गए, शमशेर की आंखें घूम गई। वो डर गया क्योंकि अंदर एक भी पंछी नहीं था। ये क्या मजाक है शमशेर? नहीं सर, मजाक नहीं है, सारे पंछी तो यहीं थे। शमशेर को बहुत गुस्सा आया। मंगू, ये मंगू! शमशेर, मुझे ये हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आई। मैं जा रहा हूँ, आगे से मुझे कोई फोन मत करना। नील वहां से गुस्सा होकर चला गया। कहाँ गए सारे पंछी? मुझे सच में नहीं पता सर, मैंने कुछ नहीं किया। क्या बात है, लगता है सारे पंछी उसने खरीद लिए। ज्यादा होशियारी मत करो, सारे पंछी किसी ने चुरा लिए हैं और मुझे पक्का यकीन है कि ये तुमने ही किया है। बकवास मत करो, मैं भला ये मरे हुए पंछी क्यों लूंगी? मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। किसी को कुछ पता नहीं था कि सारे पंछी कहाँ गए या फिर कौन ले गया। रात हो गई। शमशेर और उसकी बीवी सोने चले गए, पर अचानक शमशेर को पंछियों की आवाजें आने लगी। उसने खिड़की खोलकर देखा तो बाहर एक भी पंछी नहीं था। क्या हुआ? मुझे ढेर सारे पंछियों की आवाज आ रही है। मुझे कोई आवाज नहीं आ रही है। तुम्हें तो हर वक्त वही बात सूझती है, सो जाओ। शमशेर को अब भी आवाज आ रही थी। धीरे धीरे वो आवाजें बढ़ने लगी। आवाज चीख में तब्दील होने लगी। शमशेर उन सब चीजों को नजरअंदाज करके बेड पर सो गया। जैसे ही वो सोया, उसे अपने कमरे में ढेर सारे पंछी उड़ते हुए दिखने लगे। इस बार वो पंछी रानी को भी दिख रहे थे। दोनों डर गए क्योंकि उन सारे पंछियों से खून टपक रहा था। ये सारे पंछी तो वही हैं जिन्हें तुमने मारा था। ये सब यहाँ कैसे आ गए? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। उड़ते हुए पंछियों में से एक पंछी आकर शमशेर की छाती पर बैठ गया। शमशेर को उसका वजन इतना महसूस हो रहा था कि वो हिल भी नहीं पाया। उस एक चिड़िया का वजन एक हाथी के बराबर लग रहा था। कुछ देर बाद सारी चिड़िया आकर उसके शरीर पर बैठकर अपनी चोंच उसे मारने लगी। रानी दूर जाकर ये सब देख रही थी। थोड़ी देर बाद उस वजन की वजह से शमशेर की मौत हो गई। शमशेर के मरने के बाद सारी चिड़ियों ने वहीं पर अपना दम तोड़ दिया। रानी को सारी बात समझ में आ गई। उसने मंगू की मदद से सारी चिड़ियों को गार्डन में दफन कर दिया। उसके बाद किसी ने वहां पर पंछियों का शिकार नहीं किया। राहुल एक शांत और अपने आप में ही रहने वाला इंसान है। राहुल किसी से ज्यादा बात नहीं करता। ऑफिस में काम करने वाली बहुत सारी लड़कियां राहुल पर फिदा है क्योंकि राहुल दिखने में बड़ा ही हैंडसम है। यार कितनी नसीब वाली होगी वह लड़की जिसके साथ राहुल की शादी होगी।
लेकिन ये तो घास भी नहीं डालता हमें। कहीं ये गे वगैरह तो नहीं है? सिया इसी ऑफिस में काम करती है। सिया बस अपने काम से ही बात करती है। काश मैं राहुल को अपने दिल की बात कह पाती कि मुझे उससे कितना प्यार है। देखती हूँ बच्चू, कब तक मुझे ये इग्नोर करते रहोगे। बस अब इसी संडे राहुल के घर जाऊंगी और उससे अपने दिल की बात कह दूंगी। ओह, यहाँ रहता है राहुल। यहाँ कितना सन्नाटा है और आसपास कोई घर भी नहीं है। अरे, मेन डोर पर ताला। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि राहुल अंदर ही होगा। किसी से मिलता तो नहीं है और ना ही कोई उसके दोस्त है। अंदर जाने का कोई रास्ता तो जरूर होगा। ये रहा रास्ता। शायद ये गराज है और ताला भी नहीं है यहाँ। जब सिया को यकीन होता है कि कोई उसे देख नहीं रहा, तब वो गराज का शटर खोलकर अंदर जाती है। उसे गराज के अंदर एक कार दिखाई देती है। इसका मतलब राहुल घर में ही है। वहाँ पीले रंग का एक बल्ब जल रहा है। जरूर यहाँ से कोई रास्ता घर के अंदर जाता होगा। अरे बाप रे, कितनी डरावनी बिल्ली थी। अरे ये दरवाजा तो बिल्कुल खुला हुआ है। सिया को बेसमेंट में जा रही कुछ सीढ़ियां नजर आ जाती हैं। कोई है? राहुल, कहाँ हो तुम? यहाँ इतनी खामोशी क्यों है? सिया को वहाँ एक बड़ा ही खतरनाक मंजर दिखाई देता है। बड़ी ही तेज लाइट्स में 3 लड़कियाँ दिखती है जिनके हाथ बंधे हुए हैं और तीनों को भी मरकर शायद बहुत वक्त हुआ है। उनकी लाशें अब सड़ चुकी हैं। हे भगवान, ये तो वही 3 लड़कियां हैं जो पिछले कई दिनों से ऑफिस नहीं आ रही हैं। लेकिन ये यहाँ क्या कर रही हैं? मुझे तो यहाँ कुछ गड़बड़ लगती है। मैं यहाँ से जल्द निकलना चाहती हूँ बस। तभी सिया को किसी कमरे से कुछ अजीब सी आवाजें आती है, मानो कोई दर्द में कराह रहा हो। ये कैसी आवाजें हैं? तो ये आवाजें इस कमरे से आ रही हैं। सिया बड़ी सावधानी से उस कमरे की तरफ बढ़ती है। वो काफी डरी तो है, लेकिन उससे अंदर क्या शुरू है वो भी जानना है। वो कमरे के दरवाजे तक आकर पहुंच जाती है। अंदर का दृश्य देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। नहीं, अंदर भी एक लड़की है जिसके हाथ और पैर मजबूती के साथ बगल वाले पिलर पर बांधे जा चुके हैं। लड़की का बदन खून से लथपथ है और एक आदमी उसके गले से उसका खून चूस रहा है। कौन हो तुम? राहुल, तुम? वो शैतान
राहुल ही है। उसके दांत अब नुकीले और उसकी आंखों में एक अजब सी चमक है। हाँ, तुमने अपने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी जो तुम यहाँ आ गई। राहुल, तो ये है तुम्हारी असलियत। मैं बाहर जाकर तुम्हारा असली रूप सबको बता दूंगी। राहुल असल में खून पीने वाला एक पिशाच है, जिसे जिंदा रहने के लिए हर रोज इंसानी खून पीना जरूरी है। बेवकूफ लड़की, यहाँ से जिंदा जाओगी तब किसी को कुछ बता पाओगी ना। नहीं राहुल, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो, प्लीज। अगले दिन जब राहुल ऑफिस पहुंचता है तो लोग ऑफिस में रोजी की बातें कर रहे थे। कल से रोजी फोन नहीं उठा रही है। मुझे तो उसकी मम्मी डैडी का भी फोन आया था यार। कहाँ होगी रोजी? कहीं उसके साथ कुछ बुरा ना हो गया हो। अगले कुछ दिनों तक ऑफिस में रोजी की बातें हो रही थी। उसकी मिसिंग कंप्लेन भी लिखवा दी गई, पर पुलिस को रोजी का कोई पता नहीं चला। रोजी का एक फ्रेंड था समीर। समीर मन ही मन रोजी से बहुत प्यार करता था। रोजी के यूं लापता होने से वो बेचैन हो गया। समझ नहीं आ रहा आखिर रोजी के साथ क्या हुआ। कैसी होगी रोजी, किस हाल में होगी? पुलिस से तो कुछ नहीं होगा। लगता है अब मुझे ही रोजी को ढूंढना होगा। समीर ने अपने एक हैकर फ्रेंड से रोजी की लास्ट लोकेशन पता की और वो निकल पड़ा रोजी को ढूंढने के लिए। समीर राहुल के घर के बाहर पहुंचा। इलाका सुनसान था, पर फिर समीर ने राहुल को अपनी कार से घर के अंदर जाते देखा। ये तो राहुल है, ये रोजी के ऑफिस में काम करता है। कहीं इसी ने तो रोजी के साथ कुछ नहीं किया। समीर को राहुल पर शक हो गया। उसे घर के भीतर जाकर देखना था, पर वो इंतजार करने लगा अंधेरा होने का। रात के लगभग 12 बजे थे। राहुल के घर की सारी लाइट्स ऑफ थी। शायद सो गया है, यही सही मौका है। समीर गेट फांद कर घर के अंदर घुस गया। ये कैसी गंदी बदबू है। घर दिखने में तो साधारण था, पर फिर उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। लगता है ये आवाज बेसमेंट से आ रही है। बेसमेंट में अंधेरा ही अंधेरा था, पर अब वो बदबू बढ़ गई थी। समीर अंधेरे में लाइट का बटन ढूंढ रहा था, तभी उसके हाथ में किसी लड़की के बाल आए। समीर डर गया। ये तो लड़की के बाल हैं। कमरे में लड़कियों के बाल, हैंडबैग्स और कपड़े भी थे। इस खंबे पे रस्सियां क्यों बंधी है? ये राहुल यहां करता क्या है? राहुल, बोलिए रोजी कहाँ है? मुझे पता है वो यहीं आई थी। बोल, मेरी रोजी कहाँ है? राहुल, प्लीज बता दे मेरी रोजी कहाँ है। बताने से अच्छा तुझे भी उसी के पास भेज देता हूँ। क्या मतलब? राहुल ने समीर का पैर दबोच लिया। राहुल ने समीर की गर्दन में अपना दांत गाड़ दिया और उसका खून पीने लगा। समीर भी लापता हो गया और राहुल पहले की तरह ऑफिस जाने लगा। ना जाने राहुल और कितनों की जान लेगा।
सुनसान सड़क पर राजेश और सुजीत गाड़ी ड्राइव करते हुए जा रहे थे। दोनों नशे में धुत थे, उनको ये तक होश नहीं था कि वो जा कहां रहे हैं। यार आज की पार्टी में मजा ही आ गया। फुल ऑन एंजॉय, है ना? हाँ, फुल ऑन एंजॉय। यार शराब कबाब तो दोनों थे, बस एक ही चीज की कमी थी, कबाब और शराब के साथ शबनम भी होती तो मजा आ जाता यार, क्यों? हाँ। यार बस उसी की कमी थी, सही कहा। गाड़ी चलाते चलाते उनको सामने एक औरत दिखाई दी। उसे देख राजेश ने गाड़ी रोक दी। वो औरत लाल रंग के जोड़े में थी। उसने अपना चेहरा घूंघट से ढका हुआ था। वेल एक्सक्यूज मी, कहाँ जाना है आपको? अरे कहो तो कहीं छोड़ दूं मैं, क्यों? उस औरत ने सामने रास्ते की तरफ हाथ करते हुए दिखाया। राजेश ने उसे गाड़ी में बैठने के लिए कहा। वो औरत गाड़ी के पिछले सीट में बैठ गई। वैसे मैडम, आप इतने सुनसान रास्ते में अकेली क्या कर रही थी? अरे आप जैसी खूबसूरत औरत को ऐसे अकेले घूमना शोभा थोड़ी देता है, क्यों? ऐसा कहकर राजेश और सुजीत ने गाड़ी के सामने वाले शीशे में उस औरत को देखा। उसे देखते ही राजेश ने जोर से ब्रेक लगाया। उस औरत का चेहरा घूंघट के अंदर बिल्कुल काला दिख रहा था और खून से सना हुआ। उसके हाथ भी काले और खून से सने हुए थे। क्या हुआ? गाड़ी क्यों रोक दी? मंजिल तक नहीं जाना क्या? नेहा और मिहिर मुंबई में रहते थे। मिहिर जॉब के लिए राजस्थान से मुंबई आया था। एक कंपनी में जॉब लगने के बाद मिहिर बहुत खुश था। गांव में उसके माँ बाप रहते थे। मिहिर साल में 3-4 बार गांव आता जाता और अपने माँ बाप के साथ रहता। मिहिर की माँ हमेशा उससे शादी के लिए पूछती रहती। बेटा, कब तक तू ऐसे ही अकेला रहेगा? अब तो मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी। मैंने लड़की देखना शुरू कर दिया है। अरे माँ, क्या तुम भी रोज एक ही बात पे अटक जाती हो? अरे कर लूंगा ना शादी, पहले कोई अच्छी लड़की तो मिल जाए, फिर देख लेंगे। वही तो मैंने अपने पास के गांव की कुछ लड़कियां पसंद की है। जब तुम गांव आओगे तब दिखाऊंगी। अरे जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो माँ। बस अब मुझे जॉब के लिए देर हो रही है, मैं निकल रहा हूँ, ठीक है? चलो चलो, फोन रखता हूँ, बाय बाय। मिहिर ने कॉल कट किया और अपने काम के लिए निकल गया। ऑफिस पहुंचने के बाद उसने देखा कि एक नई लड़की ने जॉब ज्वाइन की है। मिहिर ने जब पहली बार नेहा को देखा, वो तभी उसे पसंद आ गई थी। धीरे धीरे मिहिर और नेहा के बीच अच्छी दोस्ती हो गई। अब वो दोनों साथ ही काम करते, लंच करते। मिहिर घर जाते जाते नेहा को भी अपने बाइक से उसके घर पे ड्रॉप करता। देखते ही देखते नेहा भी मिहिर को पसंद करने लगी थी, लेकिन दोनों ही अपने मन की बात एक दूसरे को नहीं बता रहे थे। एक दिन मिहिर ने तय किया कि वो नेहा को प्रपोज करेगा। बाद में जो होगा देखा जाएगा। नेहा, मैं बहुत दिनों से ना तुमसे एक बात कहना चाहता हूं। आई डोंट नो तुम कैसे रिएक्ट करोगी, बट मुझे लगता है कि अब कह देना चाहिए। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? नेहा ने सर हाँ में हिलाते हुए कहा। मुझे लगा था कि शायद अब बूढ़े होने तक मुझे तुम्हारे प्रपोजल का वेट करना होगा। दोनों ने मुंबई में ही शादी कर ली। मिहिर ने गांव में कॉल करके अपने परिवार को ये खुशखबरी दी। अरे हम सब बहुत खुश हैं बेटा, बहुत खुश हैं। बस तुम दोनों अपना ख्याल रखना। और हाँ, अरे बहू को जल्दी गांव से लेकर आ। अब हमसे भी तो मिलवाएगा कि नहीं मिलवाएगा, क्यों? हाँ बाबूजी, जैसे ही हम दोनों को छुट्टी मिलती है हम वापस आ जाएंगे, ठीक है? एक दिन जब मिहिर और नेहा सो रहे थे, तब मिहिर को बहुत बुरा सपना आया और वो हड़बड़ाते हुए नींद से जाग गया। उसने देखा कि अभी रात के 3 बजे हैं और नेहा बड़े शांति से सो रही है। उसने ज्यादा कुछ नहीं सोचा और चुपचाप सो गया। कुछ हफ्तों बाद मिहिर और नेहा को कुछ दिनों की छुट्टी मिल गई। दोनों ही गांव जाने के लिए निकल गए। मिहिर,
मैं बहुत खुश हूँ। फाइनली मैं आज सबसे मिलूंगी। मैं भी। अरे माँ बाबूजी तो कब से हम दोनों का वेट कर रहे हैं कि आओ बेटा, देखे तो सही कैसी बहुरिया लाए हो। मिहिर और नेहा को बीच रास्ते में ही रात हो गई। ओफो, अगर हम ऐसे ही जाते रहे तो हमें बहुत देर हो जाएगी। एक काम करते हैं, आगे जाकर ना एक बीच का रास्ता है, वहां से जाते हैं, जल्दी पहुंच जाएंगे। तभी मिहिर की माँ का कॉल आता है। बेटा, तुम कहाँ हो दोनों? इतनी देर क्यों हो रही है? हेलो हेलो, हाँ माँ, हाँ हम बस पहुंच ही रहे हैं। अरे हेलो, मैं दुद्दू गांव के हाईवे पर हूँ। हाईवे? बेटा वहां से क्यों आए तुम? वहां से मत आओ बेटा, मेरी बात सुनो। कॉल कट जाता है। अरे यार, इस मोबाइल को भी अभी बंद होना था। उस सुनसान हाईवे पर जाते वक्त अचानक चमगादड़ मिहिर की गाड़ी के सामने से बड़ी तेजी से चला गया। मिहिर ने घबराकर जोर से ब्रेक मारा। ये क्या था मिहिर? पता नहीं, हो सकता है कि शायद कोई पंछी होगा। चलो आगे चलते हैं। ऐसा कहकर मिहिर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। आगे जाकर उन दोनों को एक औरत रोड के साइड में खड़ी हुई दिखाई दी। मिहिर ने गाड़ी रोकी। उसने देखा कि एक औरत लाल रंग के जोड़े में है और घूंघट से अपना चेहरा ढका हुआ है। आप कहाँ जाना चाहती है? उस औरत ने सामने की ओर इशारा किया। वो औरत पीछे वाली सीट पर बैठ गई। मिहिर ने गाड़ी शुरू की और थोड़ा आगे जाने के बाद मिहिर ने जब पीछे वाली सीट पर देखा तो वहां कोई नहीं था। मिहिर ने घबराकर जोर से ब्रेक मारा। क्या हुआ मिहिर? जरा आराम से, गाड़ी क्यों रोक दी? नेहा, नेहा, वो औरत जो अभी पीछे गाड़ी में बैठी थी, वो कहां गई? नेहा ने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे वाली सीट खाली थी। वो दोनों बहुत डर गए। मिहिर ने बिना वक्त गवाए गाड़ी शुरू की, लेकिन वो औरत उनकी गाड़ी के सामने थी। मिहिर और नेहा गाड़ी के बाहर आए। कौन हो तुम? अचानक से कैसे गाड़ी के अंदर से गायब हो गई और अभी सामने खड़ी हो? कौन हो? मिहिर और कुछ बोल पाता उससे पहले ही उस औरत ने मिहिर की गर्दन पकड़ ली और उसे हवा में उठा लिया। मिहिर अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता रहा। नेहा ने उस औरत को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने नेहा को धक्का दे दिया। नेहा ने उस औरत से कहा, प्लीज प्लीज मेरे पति को छोड़ दो, मत मारो उसे। कम से कम मेरे बच्चे के लिए तो मेरे पति को मत मारो, प्लीज। बच्चे का नाम सुनते ही उस औरत ने नेहा की ओर देखा और मिहिर को छोड़ दिया। नेहा ने देखा कि उस औरत की आंखों से खून के आंसू आ रहे हैं। वो औरत एक डरावनी आवाज निकालकर रोने लगी और अगले ही पल वहां से गायब हो गई। मिहिर, तुम ठीक तो हो ना मिहिर? हाँ, मैं ठीक हूं। नेहा, लेकिन तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम प्रेग्नेंट हो? मुझे भी 2 दिन पहले ही पता चला। मैंने सोचा ये खुशखबरी मैं तुम्हें अपने घर गांव में जाकर दूंगी। माँ बापूजी की खुशी भी दुगनी हो जाएगी। लेकिन ये तो कुछ और ही हो रहा है। ये सब क्या था? कौन थी ये औरत? मुझे भी नहीं पता नेहा, लेकिन अब हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए, तुरंत चलना चाहिए। जल्दी चलो, चलो गाड़ी में बैठो। सुबह की पहली किरण निकल चुकी थी। मिहिर और नेहा गाड़ी में बैठकर अपने गांव जाने के लिए निकल गए। गांव पहुंचकर उन्होंने सारी बात अपने परिवार वालों को बता दी। बेटा, जो तुम्हें औरत मिली थी उसे आज तक कई लोगों ने देखा है। लोग तो कहते हैं कि कई लोगों की वो जान भी ले चुकी है। लेकिन पिताजी, ऐसा क्यों? और वो औरत है कौन? मिहिर के पिता ने बताया, देखो बेटा, कई सालों पहले जब लड़का और लड़की की शादी उनकी छोटी उम्र में ही हो जाती थी ना, तो ऐसी ही प्रथा थी दुद्दू गांव में। और ऐसे ही 2 साल की लड़की की शादी 5 साल के लड़के से तय हुई थी। लेकिन ये बात ना लड़की की माँ को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। वो इस शादी से खुश नहीं थी। उसने अपने घर वालों को समझाने की बहुत कोशिश की, पूरा जी जान लगा दिया, मगर उसके घर वाले नहीं माने। तो उसने अपने सामने कोई रास्ता ना देखकर वो माँ अपनी बेटी को लेकर अपने घर से भाग गई। अब जिस हाईवे पर वो तुम्हें मिली, उसी हाईवे पर एक गाड़ी से टकराकर उस माँ बेटी की मौत हो गई। और कहते हैं कि तब से उसकी आत्मा उसी हाईवे पर भटक रही है
और आने जाने वाले लोगों को दिखाई देती है। लेकिन पिताजी, उसने मुझे छोड़ क्यों दिया? शायद तुम्हारे बच्चे की वजह से। आखिर एक माँ ही तो दूसरे माँ का दर्द समझ सकती है ना बेटा। और नेहा ने जब बच्चे की बात की तो शायद उसके मन में ममता जाग गई हो, और उसने भी अपनी जान तो अपनी बेटी के लिए ही गंवाई है ना, बस। अपने ससुर की बात सुन नेहा के मन में उस औरत के प्रति एक भावना तो जाग उठी थी, लेकिन उस औरत का डर अभी भी नेहा के मन में बना हुआ था। इसीलिए शायद वापस मुंबई लौटते वक्त वो उस रास्ते से नहीं गई।